एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 22 का पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे जयराम पटेल। 1930 से 2016 ईस्वी तक हैं। जयराम पटेल जिन्हें कला जगत में आत्मीयता के साथ जयराम भाई के नाम से पुकारा जाता है, उन प्रमुख भारतीय समकालीन कलाकारों में से एक थे जिन्होंने देश की तत्कालीन कला परिदृश्य को बदलने का काम किया और 1950 ईस्वी के दशक के अंत और 1960 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में अमूर्तता की एक नई परिभाषा गढ़ी। जन्म और आरंभिक जीवन। जयराम पटेल का जन्म 1930 ईस्वी में गुजरात के आनंद जिले के सोजित्रा गांव में हुआ था। इन्होंने 1950 से 55 ईस्वी के बीच सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से ड्राइंग और पेंटिंग में डिग्री प्राप्त की। 1957 से 59 ईस्वी तक 2 साल के लिए सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लंदन में टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन में कोर्स किया। जयराम पटेल ने 1966 ईस्वी तक बड़ौदा की ख्यात MS यूनिवर्सिटी में कला अध्यापन किया। कई छात्र छात्राओं और युवा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। कुछ समय तक उन्होंने वीवर्स सर्विस सेंटर में भी काम किया। उन्होंने NS बेंद्रे, शंकर चौधरी व जगदीश स्वामीनाथन जैसे महान कलाकारों के साथ गुजरात के बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना में सहयोग किया। वर्ष 1963 ईस्वी में स्थापित ग्रुप 1890 के वे संस्थापक सदस्य थे। ये जो चित्र है जयराम पटेल शीर्षकहीन ब्लोटॉर्च वुडविन इनेमल संग्रह कहाँ है? किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट, नई दिल्ली। इस ग्रुप की मूल संकल्पना में उनका गहरा विश्वास था। जयराम पटेल को बुद्धिजीवी कलाकार माना जाता है। उनकी कृतियाँ देखने से कभी कभी उनमें कोई झाड़ झंगड़ नज़र आएगा तो कभी लगेगा कि उनमें किसी पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त चीज़ों का संग्रह है। कभी कोई भवन नज़र आएगा, कभी कोई युद्धग्रस्त भूमि, कभी किसी आकृति का धड़, किसी डोलती लहरें, कभी कुछ और कभी कभी आग की लपटें जो थोड़ी सी लाल रंग से उभार दी गई हैं। जाहिर है कि इसलिए उनकी कृतियाँ अमूर्त होते हुए भी कभी पूरी तरह अमूर्त नहीं लगती। उन्होंने 2 भिन्न माध्यमों में विशिष्ट कार्य किया: ब्लोटॉर्च से कास्ट को जलाकर रूपाकारों का निर्माण तथा स्याही से कागज़ पर रेखांकन। शुरू में उनके ब्लोटॉर्च वाले काम ही हमें अधिक देखने को मिलते हैं। इनमें कास्ट के पट्टे को जगह जगह जलाकर अनेक भिन्न भिन्न रूपाकारों प्राप्त किए गए हैं। ये रूपाकार किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते, न ही किसी चीज़ का विवरण प्रस्तुत करते हैं। वे जलाने में से स्वयं उभर आते हैं। ऐसी कृतियों में जयराम कहीं कहीं रंगों का भी इस्तेमाल करते थे। फिर एक दौर कागज़ पर काली स्याही से रेखांकन का आया। इसमें काले रंग की ही प्रमुखता दी गई थी। जयराम के रेखांकन अपने रूप तथा बनावट में इतने परिपक्व हैं कि लगता है इसमें ना कुछ कम किया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। इसके पहले हमारे देश के किसी और कलाकार ने ठीक इसी रूप में इस तरह का काम नहीं किया था। चीनी जापानी परंपरा में जो काम किए गए थे उनसे भी जयराम के रेखांकन बहुत भिन्न रहे हैं। जयराम की कला पर प्रसिद्ध कला समीक्षक बार्थोलोम्यू ने गहन विचार किया। उन्होंने जयराम पटेल की कला पर कई बार लिखा। उनका लेखन अब रिकॉर्ड बार्थोलोम्यू द आर्ट क्रिटिक नामक बृहद पुस्तक में संकलित है। बार्थोलोम्यू का मानना है कि जयराम पटेल चाहे ब्लोटॉर्च से कास्ट चल आकृति का निर्माण कर रहे हों या स्याही से रेखांकनों को उभार रहे हों, प्रेक्षक को यह उत्सुकता बनी रहती है कि अब क्या सामने आएगा। 10 साल पहले जयराम पटेल ने एक ऐसी सीरीज़ बनाई जिसकी हर कृति में जहाँ वहाँ स्टील की चमकती सीट मढ़ी गई थी। यह सीट दर्पण सदृश थी और जब कोई इन कृतियों को देख रहा होता था तो सीट के दर्पण में सामने के कुछ दृश्य भी प्रतिबिंबित हो रहे होते थे। उन्होंने यह काम असित शाह के बड़ौदा स्थित वर्कशॉप में किया था।
सघन काले रंगों की ओर जयराम पटेल का खास आकर्षक था। जयराम पटेल एक साक्षात्कार में बताते हैं कि मेरे काम में जो काला रंग है उसके प्रति जो आकर्षक है वह अंधेरे की देन है। बड़ोदरा में उनकी सहयोगी रही कलाकार नरसीन मोहम्मदी ने भी काली पेंसिल व काली स्याही से ही अधिक काम किया है, परंतु दोनों की कला में भिन्नता भी है। जयराम पटेल नरसीन को वास्तविक अर्थों में अमूर्तन का प्रतिनिधि कलाकार मानते हैं। प्रमुख चित्र। जयराम पटेल की कुछ प्रमुख यादगार कृतियां हैं। स्टडी इन साइलेंस, ब्लो टॉर्च एंड मिक्स मीडिया, ललित कला अकेडमी नई दिल्ली में संग्रह है। ब्लो टॉर्च और कास्ट को जलाकर संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। शीर्षकहीन, ब्लो लैंप कास्ट, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। शीर्षकहीन, कागज पर इंक, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। शीर्षकहीन, कागज पर पेन और इंक, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। कंटूर्स कास्ट पर ब्लो लैंप, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। प्लेस इन कलर, बोर्ड पर तेल व सिल्वर, संग्रह है ललित कला अकेडमी नई दिल्ली। लैंडस्केप कागज पर टेम्परा, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आदि है। संग्रह। उनके निधन के कुछ वर्ष पहले ही किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली ने उनकी सभी कलाकृति खरीद ली थी जो उनके पास सुलभ थी। इसके अतिरिक्त जयराम पटेल की कृतियां भारत भवन भोपाल व नई दिल्ली के ललित कला अकेदमी तथा राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय में भी सुरक्षित है। प्रदर्शनी। जयराम पटेल ने लंदन, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में वन मैन शो आयोजित किया और 1963 ईस्वी में टोक्यो वियनाले में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1962 ईस्वी के साओ पाउलो बिएनाले, 1980 ईस्वी में बगदाद के तीसरे विश्व द्विवार्षिक और 1982 ईस्वी में भारत महोत्सव लंदन में शामिल हुए। पुरस्कार सम्मान। जयराम पटेल 1957 ईस्वी में, 1963 ईस्वी, 73 तथा 84 में ललित कला अकेदमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार और 1976 में डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। 1916 ईस्वी में उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से रजत पदक भी जीता था। निधन। जयराम पटेल अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बड़ोदरा की सेजल सोसाइटी के 19 नवंबर के मकान में रहे। आजीवन कला के प्रति समर्पित रहे जयराम पटेल का यहीं 19 जनवरी 2016 को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिर हम पढ़ते हैं हिम्मत शाह 1933 ईस्वी। सफल कलाकारों की दुनिया में हिम्मत शाह समूह 1890 के संस्थापक सदस्य रहे। अपने ढंग से रचनात्मक संघर्ष को विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्ति देते हैं। हिम्मत शाह के व्यक्तित्व में कला रची बसी है, वह उसे जीते भी हैं और कला बाजार की शर्तों को बराबर तोड़ते हैं। वह भारतीय आधुनिक कला के श्रेष्ठ मूर्तिकार हैं और अपने टेराकोटा शीर्षों के लिए विख्यात हैं। जन्म एवं आरंभिक जीवन। 22 जुलाई 1933 ईस्वी को गुजरात के लोथल के जन्मे और जयपुर को कर्मभूमि बनाने वाले हिम्मत शाह की स्कूली पढ़ाई घरसाला हाई स्कूल, भावनगर, सौराष्ट्र में हुई। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था। घरसाला के कलाकार शिक्षक जग्गू भाई शाह से कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने 1953 ईस्वी में मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ड्राइंग टीचर का कोर्स किया। इसके बाद 1916 ईस्वी में हिम्मत शाह बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में आ गए। यहाँ उन्होंने NS बेंद्रे की देखरेख में पेंटिंग में एडवांस कोर्स किया। ऑक्टेवियो पाज की सिफारिश पर 1966 से 67 ईस्वी हिम्मत शाह को फ्रांसीसी सरकार की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और उन्हें पेरिस के एटलियर 17 में SW हेटर और कृष्ण रेड्डी के सानिध्य में एचिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला। हिम्मत शाह का काम बिकता कम था। ग्रेटर कैलाश के मकान में हिम्मत शाह को किराया देना मुश्किल हो गया। बाद में उनके मित्र प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय ने उन्हें अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। कुछ समय तक वह हिंदी के जाने माने कवि कमलेश के साथ भी रहे। बाद में गढ़ी स्टूडियो में हिम्मत शाह काम करने लगे। हिम्मत शाह की जीवन शैली इतनी व्यस्त थी कि विवाह की संभावना
खोजना आसान नहीं था। वह अविवाहित अवश्य रहे, परंतु सृजनात्मक का बुखार हमेशा चढ़ा रहा। हिम्मत शाह संगीत से भी लगाव रखते थे। इंदौर घराने के सबसे प्रभावशाली शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद आमिर खान की गायकी को वह बहुत पसंद करते थे। वह सत्यजीत राय की फिल्में भी खूब देखते थे, जिनमें से उन्हें जलसाघर सर्वश्रेष्ठ लगती है। इस फिल्म में संगीत की अद्भुत उपस्थिति है। वह कहते हैं, मेरे मूर्ति शिल्पों में भी संगीत की गहरी उपस्थिति है। हिम्मत शाह की कलाएं। हिम्मत शाह ने हैंड श्रृंखला के अंतर्गत अनेकों मूर्ति शिल्प को मिट्टी में गढ़ा, जो उनकी अद्भुत सृजनशीलता का उदाहरण है। 1981 ईस्वी में हिम्मत शाह ने टेराकोटा में अपना पहला हैंड मस्तक बनाया। इस तरह से जो मिट्टी के साथ उनका अद्भुत लगाव हुआ, वह पिछले 22 सालों से अनवरत चल रहा है। हिम्मत शाह भले ही अपने हैंड कृतियों के लिए पहचाने जाने लगे हैं, पर प्रसिद्ध भारतीय कला समीक्षक व कला इतिहासकार गीता कपूर यह मानती हैं कि हिम्मत शाह किसी भी माध्यम में अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। हिम्मत शाह समकालीन भारतीय कला की दुनिया में पूरी तरह से एक आउटसाइडर था या अपने ढंग के एक अजनबी हैं। हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका दिनमान, जिसे 1965 ईस्वी में दिल्ली में सच्चिदानंद हीरानंद वत्ययन आज्ञेन ने आरंभ किया था, ने उन पर 2 बार आवरण कथाएं प्रकाशित की। हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने हिम्मत शाह की कला से प्रेरणा पाकर कविताएं लिखी। उनकी कलाकृतियों की एक किताब का नाम हाई रिफिल वर्क बाई हिम्मत शाह है। उनके द्वारा 1968 से 69 में सेंट जेवियर स्कूल अहमदाबाद की दीवार पर सीमेंट, करकट, पत्थर और ईंटों से बेहद कलात्मक मयूर कार्य का वर्णन है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, हिम्मत शाह, शीट्स 1997 से 98, टेराकोटा, संग्रह है किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, नई दिल्ली। तेल रंग, जल रंग, रेखांकन, कोलाज, म्यूरल, सिरेमिक्स, मूर्ति शिल्प, सीमेंट, करकीट, अनुपयोगी वस्तुएं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े आदि सभी माध्यमों में हिम्मत शाह ने अपनी कला को अभिव्यक्ति दी। एक बार उन्होंने इन पंक्तियों के लेखक से कहा था कि हो सकता है कल मैं नृत्य करने लगूं। दरअसल हिम्मत शाह की प्रतिभा ऐसी है कि वह अपने को सीमित नहीं रख सकते। उनकी दिशाओं के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। उनमें चाचू सौंदर्य के अनगिनत रास्ते हैं। कृष्ण खन्ना ने उनके बारे में लिखा था कि हिम्मत शाह का स्टूडियो तो कई जादूगर की गुफा लगता है। इस स्टूडियो में कई तरह के मस्तक कई आकारों और रंगों में रखे हुए हैं। वे चुपचाप आपस में कोई संवाद कर रहे हैं और प्रेक्षक से भी उनका एक संवाद चल रहा है। हिम्मत शाह का उठा हुआ हाथ 1979 ईस्वी प्लास्टर, अलसी का तेल, चांदी का वर्क भुलाया नहीं जा सकता। यह एक बहुत बड़ा हाथ था। क्या यह हाथ पानी में डूब रहे किसी आदमी को मदद की पुकार कर रहा था? क्या यह अपनी उपस्थिति गिना रहा था? हिम्मत शाह की कला ऐसे न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। उन्होंने अपने बोहेमियन स्वभाव को कहीं नहीं छोड़ा। हिम्मत शाह के मन में कई तरह की कल्पनाएं हैं। मिसाल के लिए पुरानी कारों को खरीद कर वह कुछ करना चाहते हैं। वह कहते हैं, मैं जब काम करता हूं तो बीच में मुझे अपना काम बेचना पसंद नहीं है। अच्छा नहीं लगता, पर बेचना ज़रूरी हो जाता है। हर महीने खूब पैसा खर्च कर पाऊँ तो अपने मन का शायद काम कर सकूँ। एक गैलरी वाले ने कहा, मैं पैसा हर महीने देने को तैयार हूँ, पर आप जो कुछ भी करेंगे वह मेरा होगा। क्यों नहीं? वह बाद में शो करके 50% ले लेता। हमारे 8 डीलरों के पास कल्पना नहीं है, ना उनमें कोई फॉरसाइट है। वे खतरा नहीं उठाना चाहते, ना ही कोई चुनौती चाहते हैं, जबकि खतरों में ही जीवन है। भीरू बनकर रहने में जीवन का कोई मज़ा नहीं है। इस तरह से हिम्मत शाह जो हमेशा रिस्क लेने को तैयार हैं और अपनी मृत्यु भी खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में हिम्मत शाह की एक कृति 4 हाई रिलीफ कास्ट और एल्यूमिनियम सुरक्षित है। प्रदर्शनी, हिम्मत शाह की प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में श्री धरणी आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में हुई। 1976 ईस्वी में मध्य प्रदेश कला परिषद में
भोपाल में हिम्मत शाह के चित्रों और रेखांकनों की एकल प्रदर्शनी की। 1976 ईस्वी में नई दिल्ली की धूमिमल आर्ट गैलरी द्वारा उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई। 1983 ईस्वी में आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली द्वारा हिम्मत शाह के मस्तकों चेहरों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पुरस्कार और सम्मान। 1960 ईस्वी में ही हिम्मत शाह को ललित कला अकादमी का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तत्पश्चात 1961 ईस्वी में उन्हें जम्मू कश्मीर अकादमी का गोल्ड मेडल और 1962 में दोबारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह से देखा जाए तो करियर की शुरुआत में ही हिम्मत शाह को ज़बरदस्त स्वीकृति मिली। फिर आते हैं ज्योति भट्ट। 1934 ईस्वी। ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट यानी ज्योति भट्ट वर्तमान में भारत के एक मूर्धन्य छापाकार एवं ख्यातलब्ध छाया चित्रकार फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। एक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने बड़ौदा स्थित महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में के चित्रकला विभाग में करीब 3 दशक तक अपनी सेवाएं दी। देश में छापा चित्रण कला को आगे बढ़ाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन्म एवं आरंभिक जीवन। ज्योति भट्ट का जन्म 12 मार्च 1938 ईस्वी को मानभाई एवं हीराबेन के घर गुजरात के भावनगर में हुआ था। बचपन में विविध पक्षी प्रजातियों के रूप में मोहित हुआ तथा किशोरावस्था की उम्र के दौरान ज्योति भट्ट ने कलागुरु रविशंकर रावल द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कुमार पढ़ने की आदत विकसित की, जो कला के सृजन में उनकी रुचि को विकसित करने के लिए कारगर रही। 1950 ईस्वी में उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय के चित्रकला विभाग में प्रो NS बेंद्रे, प्रोफेसर KG सुब्रमण्यम, मार्कर भट्ट, प्रो शंकर चौधरी जैसे महान कला गुरुओं से कला के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। 1955 से 61 ईस्वी के दौरान कला सहयोगियों में से एक कलाकार, कला समीक्षक एवं गुजराती कवि गुलाम मोहम्मद शेख के साहित्यिक मित्रों द्वारा प्रकाशित साहित्यिक प्रकाशनों में कवर पेज, मुख्य पृष्ठ और चित्र तैयार करने का अवसर मिला। साथ साथ उन्हें लेखन कार्य करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उनके द्वारा लिखे गए लेख कुमार मासिक में अक्सर प्रकाशित होते रहे। 1957 में NS बेंद्रे के नेतृत्व में स्थापित बड़ौदा ग्रुप के वे प्रमुख सदस्य रहे। 1961 से 62 ईस्वी के दौरान ज्योति भट्ट इटालियन सरकार की स्कॉलरशिप के तहत अकेडमिया डी बेले आर्टी नेपल्स इटली में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए। 1964 से 65 के दौरान फुल ब्राइट तथा जॉन डी रॉकफेलर ग्राउंड के तहत प्रेड ग्राफिक आर्ट सेंटर न्यूयॉर्क में छापा कला सीखने का अवसर मिला। यहाँ उन्होंने एक नई अमूर्त शैली के तहत अपने स्वयं के भावों को प्रदर्शित किया। हालांकि उनकी शुरुआती रचनाओं ने एक घनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया और फिर लोकप्रिय कल्पना के अलावा उन्हें परंपरागत लोक कला से प्रेरित एक अनूठी शैली के आविष्कार की ओर ले गया। छापा कला प्रिंट मेकिंग के प्रति इनका लगाव अत्यंत प्रबल हो उठा और फिर उन्होंने छापा कला के विभिन्न माध्यमों में अनूठे प्रयोग शुरू किए। ज्योति भट्ट की कला एक कच्ची सतह पर आधारित विभिन्न सामग्रियों पर किए गए प्रयोग जैसी कि दीवारें, खुरदरी भूमि तथा युद्ध से प्रभावित भूस्थल उसके लिए प्रमुख स्रोत हैं, जिसे कैनवास और धातु के फलकों पर छाप लेने में उनका प्रयोग किया। इनमें से कुछ ऐसे सफल चित्र कैनवस बोर्ड, प्लाई बोर्ड या धातु सतह पर नक्काशी से बनाए गए हैं, जिसमें उन्हें रेत, रबड़, जूट, लिनोलियम आदि स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल किया। प्रिंट संस्थानों में वह लगातार एंटोनी टैपिस और अल्बर्टा बुरी जैसे अमूर्त कलाकारों एवं कार्य प्रणाली के संपर्क में रहे। इस तरह के उनके प्रायोगिक कार्य डार्क लैंडस्केप, अटाइल्ड लैंडस्केप और फोटोटार्न प्लेस के खंडहर आदि हैं। न्यूयॉर्क में फुल ब्राइट फेलोशिप के दौरान उन्हें प्रिंट मेकिंग के विभिन्न तरीकों में खासकर इटेंग्लियो टेक्निक में प्रशिक्षित किया गया, जहां उन्होंने गहरी रेखाओं, खुले काटे गए क्षेत्रों या कई बार तांबे की प्लेट का उपयोग करते हुए शिमरिंग लैंडस्केप 1964 ईस्वी आदि रूपकारों की रचना की। खोया हुआ किला का अवशेष 1964 ईस्वी उन्होंने
इंटेग्लियो के साथ साथ विभिन्न रबर रोलरों का उपयोग किया है। पेंटिंग, ग्राफिक्स और फोटोग्राफी, यही उनकी कला यात्रा रही। 60 के दशक के उत्तरार्ध में ज्योति भट्ट ने पारंपरिक भारतीय शिल्प और रूपरेख का दस्तावेजीकरण कैमरे का उपयोग कर शुरू किया। उनके लिए फोटोग्राफी एक कला का रूप है जिसके द्वारा कोई चित्र, ज्ञान और विचार के सार को कैमरे के एक बटन दबाने से कैद कर सकते हैं। इन प्रत्यक्ष और सरल तस्वीरों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। सौराष्ट्र की समृद्ध कला परंपरा एवं संस्कृति की जड़ें हमेशा ज्योति भट्ट की कला में परिलक्षित होती रही, जो हमें उनके छापाचित्र चित्र या छापा चित्रण में एक दस्तावेज के रूप में देख सकते हैं। उनका कहना है कि कला का प्रत्येक कार्य रचनात्मक का अवसर प्रदान करता है और मानवीय संवेदनाओं तथा प्रतिक्रियाओं को परिष्कृत करता है। रचनात्मक समूह के भीतर रहते हुए व्यक्ति या कलाकार एक विशेष कद प्राप्त करता है। परंपरात्मक संस्कृति के टूटने के साथ संस्कृति दुर्बलता पैदा होना स्वाभाविकता है। ये चित्र है ज्योति भट्ट देवी। एचिंग संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। यदि हम उनकी नक्काशी की गई छापा चित्र, इंटेग्लियो प्रिंट या कोई सेरीग्राफ प्रिंट देखें तो उसमें सौराष्ट्र के कपड़ों की बुनाई, कढ़ाई आदि का भ्रम पैदा करने वाली टेक्सचर दिखाई पड़ेगी। वास्तव में यह बिंदु एवं रेखाओं के संयोजन से बनी है जिसमें एक कारीगर द्वारा परंपरागत शिल्प और आदिवासी कलाकृतियाँ, क्रास सिलाई, कढ़ाई, रंगोली आकृति के साथ सुलेख अक्षर पाठ या स्थानीय प्राकृत भाषाई मुहावरे के उदाहरणों का एक कलात्मक तत्व के रूप में प्रयोग किया देखा जा सकता है। इस तरह की शैली भारतीय कला परिदृश्य में पहले कभी नहीं पाई गई है। चंदा मामा, सूरज बापा, तोता, मोर, नाग देवता, खोडियार माता, साथिया, कुत्ता, तीर जैसे कलात्मक रूपांकन और छवियों का उपयोग करने की चुनौती, स्थानीय खेल जैसे चौसर या सौराष्ट्र के लोग और कच्छ के रवारी, भरवाड़ा और सिर पर मिट्टी के बर्तन वाली महिला, गुजरात के कच्छ क्षेत्र के घरों की दीवार पर मिट्टी के साथ सजाया हो गया दर्पण, ये सारी आकृति उनके चित्रों में प्रमुखता में आती हैं। उन्होंने अभी सभी को अपनाया है और कला की अपनी भाषा बनाने के लिए अलंकरण के रूप में एक सौंदर्य बोध के साथ इसका प्रयोग किया है। उनके द्वारा रचित द ब्लू फ्लाई 1917 ईस्वी इंटेग्लियो प्रिंट रचना के मध्य भाग में दो महिलाओं को चित्र किया गया है जिनके बीच में एक मक्खी को नीले रंग का दर्शाया गया है। दोनों स्त्रियां शरीर अलंकरण के साथ चित्रित किए गए हैं जो किसी की प्रतीक्षा में बैठी हैं। चित्र के ऊपरी भाग में पंखों के रूप में उड़ने का सुझाव देने वाले 3 पैर हैं और एक पैर नीचे दर्शाए गए अंडाकार आकार के ऊपर से दर्शाया गया है। यह रचना हमें मंडला रेखांकन की याद दिलाती है। यह पूरी संरचना एक हवाई जहाज के रूप में और आंशिक रूप से एक मक्खी के रूप में दिखाई पड़ती है। ज्योति भट्ट की रचनाओं में कई लोकप्रिय तत्व हैं जिनमें आसपास के वातावरण, जैन तथा भारतीय पौराणिक कथाओं, मंडलों और समाचारों पत्रों, हार्डिंग, सिनेमा चित्रों एवं विवाह के निमंत्रण बोर्ड आदि की झलक होती है। प्यार के प्रतीक दिल को पत्ते के रूप में या निम्न स्तरीय फिल्मों की कामुक छवि भी कहीं उनके मन मस्तिष्क से होकर अक्सर स्थिति और रचना के अनुरूप प्रस्तुत होती पाई जाती है। 12 साल की उम्र में उनके द्वारा निर्मित सबसे पुराने चित्र में से सड़क पर एक आदमी को दर्शाया गया है जिसका शीर्षक है छेटा रेजो। कहानी यह है कि सड़क पर गुजरते समय नीच जाति के लोगों को छेटा रेजो माई बाप को जोर से कहना पड़ता था ताकि उनकी उपस्थिति से उच्च जाति के लोग को सचेत किया जा सके, यहाँ तक कि उनकी ज़मीन पर पड़ी हुई छाया के संपर्क से भी बच सके। लाइट द ब्राइट द फायर, रेज इज द कलर ऑफ फायर। फ्लाई जैसे शब्द और इसके साथ ही कई शब्द गुजराती की स्थानीय भाषा जैसे चंद्र, सूर्य, भले, पदार्थ और हु के रूप में खुद को मैं
कभी कभी लोकप्रिय गुजराती कहावतों का उपयोग उन छवियों के साथ अर्थ जोड़ने के लिए किया गया है जो समाज में पहले ही प्रचलित हैं। लोक कथाओं और आदिवासी कलाओं को जिस तरह से वे समकालीन कला की प्रमुख मुख्य धारा से जोड़ते हैं, वे अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण कृति के रूप में स्थान पाती है। 1964 से 66 ईस्वी में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने अध्ययन के दौरान चेहरे के रूप में स्व का चित्रण करना शुरू किया और सेल्फी पोर्ट्रेट इन न्यूयॉर्क 1964 ईस्वी और मैन अंडर द स्काई 1965 ईस्वी जैसी कलाकृतियों की रचना की। इन कार्यों में प्रतिष्ठित आत्म प्रतीक उनका प्रमुख तत्व बन गया, जो मानवता को व्यक्त करता है तथा सामाजिक मूल्यों और विभिन्न परिस्थितियों में मानवीय स्थिति के संदर्भ में अपने छिपे हुए संदेशों को चित्रित करता है। यह देखा गया है कि विभिन्न छवियों को कभी कभी अक्षरों, शब्दों तथा संरचना को चेहरे के साथ साथ मिलाया गया है। मोर जैसी छवियों की अक्सर ऐसी रचनाओं में कल्पना की गई है या कभी कभी एक ही छवि के दोहराव से विपरीत दिशा में प्रत्येक का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है, जो अपनी स्वयं की विख्यात द्वारा दर्शकों को संवाद करने के लिए विविध अवसर प्रदान करता है। तीर जैसा तत्व एक दिशा या धार्मिक देवता के प्रतीक को दर्शाता है, जो बहुत कुछ हमारी संस्कृति को परिलक्षित करती है। फोटोग्राफी छवियों का उपयोग कई सेरीग्राफिक चित्रों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। उन्होंने स्वयं को विभिन्न रूपों जैसे कि तोता, कुत्ता, तीर, पंडित के साथ भी अप्रत्यक्ष रूप से चित्रित किया है। इन तत्वों का विशेष प्रतीक के रूप में अपना महत्व है, क्योंकि तोता कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप से दर्शाया गया है। मनुष्य में कामुक प्रतिनिधित्व को पुरुष प्रकृति के रूप में देखा जा सकता है। सृजन की शक्ति मैथुन करने वाले सांप, मछली तथा बिच्छू या किसी महिला के फैलाए हुए पैरों में रूप में दिखाए गए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं तथा तांत्रिक कलाओं से ऐसे विभिन्न दार्शनिक संदर्भों का पता लगाया जा सकता है। ज्योति भट्ट ने अपनी रचनाओं में जीवन के प्रति अपनी चिंताओं को एक विस्तृत श्रृंखला में जोड़ा है तथा विभिन्न तरीकों से आत्म महत्व, वह दर्द, जीवन और मृत्यु तथा मानवीय इच्छाओं के रूप में संकलित किया है। 1995 ईस्वी तक ज्योति भट्ट ने भारत की लोक एवं जीवित परंपराओं का दस्तावेजीकरण फोटोग्राफी के माध्यम से करना जारी रखा। फिर उसके बाद उन्होंने डिजिटल छापाकला के सौंदर्य शास्त्र की खोज शुरू की। उन्होंने कंप्यूटर माध्यम की सहायता के साथ साथ अपनी कृतियों के संवेदनाओं का उपयोग करना शुरू किया। उनके लिए फोटो प्रलेखन का काम समान रूप से रचनात्मक है। वे मानते हैं कि मेरे काम के माध्यम से कई आदिवासी कलाकार सुर्खियों में आए हैं, जो किसी भी मान्यता या पुरस्कार से वंचित थे। अगर आप तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय छापाकार के माध्यम में किए गए अपने प्रयोगों से यह प्रतीत होता है कि कई विधियों में परंपरा है, जैसे नए छापा चित्र में पुरानी छवियों का उपयोग करके या एक छवि को दोहराते हुए अर्थपूर्ण बनाते हैं। उनका शुरुआती काम नक्काशीदार प्लेटों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने रेखाएं एवं एग्वाटेड का प्रयोग करते हुए खूब सावधानीपूर्वक नक्काशीदार सतहों पर का उपयोग किया है। 1975 से 85 ईस्वी तक राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा पंचमहल जिले की अपनी यात्राओं की एक डायरी में राजस्थान के बारे में चित्रण, मांडा चित्र जैसे फर्श, दीवारों, घरों और बरामदों को बैठने के लिए पेड़ के तने के पास के स्थान की मिट्टी और गाय के गोबर के मिक्सचर से सजाया जाता था और फिर सफ़ेद और भारतीय लाल गेरू रंगों के साथ स्थानीय लोगों द्वारा चित्रित किया जाता था आदि का उल्लेख किया है। उन्होंने गुजरात राज्य के कच्छ पर भी चित्रण एवं दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो कि अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा, लोगों के जीवन, कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। गुजरात के भरूच, डांडियापाड़ा, वासदा मध्य प्रदेश, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत तथा उसके गांव, जहां कहीं भी उन्हें संस्कृत सुगंध का स्रोत मिला, वहां उनके द्वारा अध्ययन और शोध किया गया तथा उनका रचनात्मक माध्यम और फोटोग्राफिक चित्रण एक दस्तावेजीकरण किया गया। चित्र संग्रह, उनके चित्र देश विदेश के कई निजी व राजकीय संग्रहालयों, तीर्थों की शोभा संपत्ति है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित उनके चित्रों में देवी 1970 इचिंग तथा
रेमिनेसेंट इमेजेस, कन्वेस पर तेल रंग प्रमुख है। प्रमुख चित्र उनके महत्वपूर्ण चित्रों में हैं गिलमरिंग, हारिजोन न्यूयॉर्क, मिर्शित इटैंग्लियो, लैंप, जल रंग एक्रिलिक, कलम न्यूयॉर्क, मिर्शित इटैंग्लियो प्रिंट, द ब्लू फ्लाई, इटैलियो प्रिंट, सृष्टि, इटैंग्लियो प्रिंट, यात्रा की शुरुआत 1978 ईस्वी, इटैलियो प्रिंट, ABG ऑफ माई इंडिया 1995-2005 तक, एक्रिलिक एंड पेज एंड इंक ऑन बोर्ड आदि है। पुरस्कार सम्मान, भारत सरकार द्वारा उन्हें 2019 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें धीरूभाई धाकर सव्यसाची पुरस्कार 2020 से भी पुरस्कृत किया गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।